आइए, तो अब जरा मैं एग्जांपल देके बता दूं। आज ये कंसाइनमेंट अकाउंटिंग आप पढ़ने जा रहे हैं, आप इसके बाद ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर एक पार्टनरशिप बिजनेस की भी अकाउंटिंग हम करेंगे। तो उसमें हमारा कोई अलग से अकाउंटिंग नहीं होगी, हमारी बुक्स वही है। यदि पार्टनरशिप बिजनेस होती है तो उसमें कुछ पिकुलियर, कुछ स्पेशल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में ही होते हैं। तो हम लोग वहां पर वो जो पार्ट अकाउंटिंग है, वो जो स्पेशल नेचर के ट्रांजैक्शन है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे उसमें। आज आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे आगे। हमारी कंपनी भी एक बिजनेस ही है, एंटिटी है। उसमें वो जो बिजनेस कंपनी कर रही है उसकी अकाउंटिंग जैसे हो रही है उसी तरह होगी। अब उसमें कुछ स्पेशल नेचर की बात होगी, जैसे इश्यू ऑफ शेयर। इसका मतलब वो कोई अलग टॉपिक नहीं है, हमारी तो नॉर्मल जो व्यापार चल रही है वो तो चल ही रही है, उसमें हम लोग ये सब ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, हम लोग इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से हम लोग एक्चुअली पढ़ने क्या जा रहे हैं ये बात पढ़ते रहेंगे, आप इससे आगे आगे भी बढ़ेंगे। आगे जैसे सिलेबस आपकी आगे बढ़ेगी वो सब आप अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि सब हमारी स्पेशल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं। हमारी जो नॉर्मल अकाउंटिंग है वो तो एज यूजुअल होती है, उसी लेजर में इससे रिलेटेड बात हम लोग करने जा रहे हैं। मेरे कहने का मीनिंग और मतलब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज के बाद से हम लोग ये क्या पढ़ने जा रहे हैं, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आइए अब हम अपने टॉपिक पर आ जाए। चलिए ये देखते हैं हम लोग, ये कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, ये टॉपिक का पहले मीनिंग हम लोग समझें, बैकग्राउंड समझें, तब हम आगे बढ़ेंगे। ये आप स्क्रीन मत देखिएगा, मेरी बात सुनने का कोशिश कीजिए। मैं बहुत ही बैक से बात को स्टार्ट कर रहा हूं। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट 1, 2 और सम प्लेसेस। Goods are manufactured at 1, 2, 3 or some places, but required by the people residing all over India or all over world. ये बात सही है ना? हमारे जो गुड्स हैं एक जगह बनाते हैं, 2 जगह फैक्ट्री रहेगी, 3 जगह हो सकती है, 5 जगह हो सकती है, लेकिन उस सामान की जरूरत तो इंडिया के हर एक कोने में रहने वाले लोग, या बोले कि वर्ल्ड के हर एक जगह रहने वाले लोगों को उस सामान की जरूरत होती है। क्वेश्चन ये उठता है कि उन लोगों तक ये सामान कैसे पहुंचाया जाए, टू मेक अवेलेबल दीज गुड्स टू दोज एरियाज। इन क्षेत्रों में, एरियाज में हम ये माल को कैसे पहुंचाएं। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख दिया, यही है हमारी बैकग्राउंड। क्योंकि बिजनेस में कोई भी बातें नीड बेस्ड डेवलपमेंट होती है, ये नहीं कि ऐसे हो गया, नहीं नहीं, नीड बेस्ड डेवलपमेंट। अब बताइए, माल 1, 2, 4, 5 जगह बनेगी, लेकिन उसकी जरूरत और कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर जो उसके हमारे हैं वो तो विभिन्न जगहों पर हमारे, उन लोगों तक ये माल हम कैसे पहुंचाएं। इसके पहुंचाने का बिजनेसमैन लोगों ने 2 तरीका डेवलप किया, क्योंकि ये सब हमारा जो काम करते हैं ना वही डेवलप करते हैं। तो हमारे बिजनेसमैन इसके 2 तरीका को दो तरीका डेवलप किया। तो क्या किया, ये काम करें, जिस एरिया में इस माल की कंजम्पशन है, मार्केट है, उस एरिया में किसी एक आदमी से जो बिजनेस करता है उसी आदमी को कांटेक्ट करें, उनसे बैठ करके बात करें, बात करके एक हम लोग समझौता कर लें, एग्रीमेंट कर लें कि देखो भाई,
मैं आपके पास माल भेजूंगा, आपको माल बेचूंगा नहीं, आपको मैं भेज दूंगा आपके यहाँ, माल मेरा ही रहेगा। जैसे पटना में हमारा सामान की जरूरत है और कलकत्ता में सामान बनती है, तो कलकत्ता से क्या करेंगे वो बिजनेसमैन कलकत्ता वाले कि पटना में ये माल को कैसे अवेलेबल कराया जाए। तो हमारा वो कलकत्ता का बिजनेसमैन पटना के किसी बिजनेसमैन से कांटेक्ट करेगा, उनसे बैठ करके बात करेगा कि सुनिए, मैं कलकत्ता से माल मैं आपको पटना भेज दूंगा, माल मेरा रहेगा, भेजने पर जितने एक्सपेंडिचर होंगे सब हम आपको देंगे, आपके यहाँ माल, आपके यहाँ भी एक्सपेंडिचर होगा, पटना स्टेशन पहुंचेगा, वहां से माल आप कैरी करके गोडाउन में ले जाएंगे, तो वहां से आपको भी खर्चे लगेंगे, ठीक है, वो खर्चे भी मैं ही दे दूंगा। आप गोडाउन रेंट पर ले लीजिए, गोडाउन का रेंट भी हम दे देंगे आपको, वहां सेल्समैन रखिए, उनकी जो सेलिंग एक्सपेंडिचर है वो भी मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, और मेरा माल वहां पर बेचिए, और जितना बेचिएगा ना, बेचने पर बेच करके हम आपको एक कमीशन दे देंगे, क्योंकि फिक्स अमाउंट देने से तो फिर बात गलत हो जाएगी, तब तो उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इसलिए कमीशन तो हम एक दिन और बता रहे थे आपको। कमीशन मीन्स क्या, जो उसमें लोगों को रुचि माने इंटरेस्ट डेवलप कर देता है, क्योंकि जितना 5% 10% मान लो कमीशन देने का बात है, तो जितना रुपया का माल बेचेगा उतना 10% उसका है जी, 100 में 10 रुपये बोलेंगे आपको हम दे देंगे, और मेरा माल बेचिए और बेच करके आप पैसा मुझे दे दीजिए, मैं आपको ये सारा चीज दे दूंगा, लेकिन ये माल की ओनरशिप हम आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको बेचूंगा तब तो मैं दूसरे दिन आपसे पैसा मांगूंगा कि भाई पैसा दे दो, नहीं, हम आपको सेल नहीं कर रहे हैं, सेंट कर रहे हैं, इस बेसिस पर आप वहां पर माल अपना बेच सकते हैं, लाभ प्रॉफिट कमा सकते हैं माल बेचकर पटना मार्केट में, एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, क्यों ना हम वहां पर अपने एक ऑफिस खोल दें, मैं अपना स्टाफ ही वहां पर रखूं। एक जरूरी फोन है, जरा मैं ले लेता हूं।
आइए, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ये मैं आपको बताया कि ये एक तरीका तो ये था जो मैं अभी आपको बताया। दूसरा तरीका है कि आप वहां पर ऑफिस खोल लीजिए, गोडाउन ले लीजिए, वहां पर स्टाफ की अपॉइंटमेंट कर दीजिए और फुल्ली अंडर योर कंट्रोल, आप अपने कंट्रोल में वहां माल भेजिए, डेली डेली रिपोर्ट लीजिए, क्या बिका, कैसे बिका, पूरे स्टाफ का सैलरी यहां से पेमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे। वहां एक ब्रांच मैनेजर रख देंगे। कहने का अर्थ 100% आप अपने कंट्रोल में आप रखिए। अभी तो आप उस जो हमारा पर्सन था उस पर आप डिपेंडेंट हो गए थे कि भाई उनका तो अपना भी बिजनेस है और संग संग हमारा भी माल बेचेगा। तो आपको यदि लगे तो दूसरा तरीका भी आप फॉलो कर सकते, दूसरा तरीका भी आप लगा सकते। ये दो तरीका है डिफरेंट जगह माल को भेजने का और बेचने का। तो अब उसी में हमारा ये एक क्या है, अच्छा, कलकत्ता में हमारी नॉर्मल बिजनेस चल ही रही है। कलकत्ता में हमारा जो नॉर्मल सेल परचेज है वो तो चल ही रहा है। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट तो वही है, वही कैश बुक है, बैंक बुक है, जनरल लेजर है। हम कलकत्ता में भी माल बेच ही रहे। और हम मन में विचार आया कि पटना में भी बेचकर क्यों ना हम लोग प्रॉफिट कमाया जाए। तो हम लोगों ने ये मन में सोचा, तो हमने ये डेवलप किया कि भाई वो पटना कैसे माल भेजा जाए, कैसे उस मार्केट में माल बेचा जाए। तो बेचने के दो तरीके मैंने बताया, एक तो पहला तरीका, एक दूसरा तरीका। ये दोनों की अकाउंटिंग आप अपने बुक्स में कैसे करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पहला तरीका, कंसाइनमेंट। और आगे वाला तरीका आप आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ब्रांच अकाउंटिंग। और जो दूसरा तरीका मैं आपको कहा उसको कहते हैं ब्रांच खोल दीजिए वहां पर, उसको हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं। ये थी हमारी पूरी बैकग्राउंड। मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक जो आप करने जा रहे हो उसका थीम मैं आपको बता दिया, इसमें सिस्टम यही होगा। वो जो दूसरी जगह है जहां आपका मार्केट है, सामान बिक सकता है, वहां पर आप किसी आदमी से कांटेक्ट कीजिए, उस आदमी के साथ बैठकर एग्रीमेंट कर लीजिए कि भाई मैं आपको माल भेजूंगा, भेजने पर सब खर्चा मैं आपको दूंगा, आप माल वहां से ले जाइए, सारा खर्चे का हिसाब रखिए, मैं दे दूंगा। गोडाउन रेंट में ले लीजिए, रेंट भी मैं आपको दे दूंगा, कुछ सेलिंग एक्सपेंस भी दे देंगे। माल बेचिए और बेचने पर आपको हम कमीशन भी पे करेंगे। तो मैं इस तरह से कहा कि ये जो तरीका है इसको कहते हैं कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट वर्ड का मीनिंग है टू कंसाइन। कंसाइन मीन्स टू सेंड, माल भेजना। उसी का दूसरा वर्ड हमारा इंग्लिश है क्या जी, कंसाइनमेंट, कंसाइन करना। उसी से वो बन गया कंसाइनमेंट। इसलिए कंसाइन मीन्स टू सेंड द गुड्स, माल को भेजने को कंसाइन करते हैं। लेकिन आपने क्या देखा, हम जो माल भेज रहे हैं हम क्या हो गए, कंसाइनर। माल भेजने वाले को कंसाइनर बोलेंगे, और जिनको हम माल भेजे हैं, जिनके साथ हम एग्रीमेंट किए हैं, उनको हम लोग कंसाइनी करते हैं। दूसरे भाषा में बोलिए आप उनको एजेंट भी बोल दीजिए, दूसरे लैंग्वेज में आप पटना वाले आदमी को एजेंट भी बोल दीजिए। और मैं क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। माल मेरा है तो मैं प्रिंसिपल हो गया। लेकिन माल की ऑनरशिप हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। माल का जो टाइटल है, टाइटल मीन्स मालिकाना अधिकार है। मालिक कौन है माल का, मालिक तो अभी भी मैं ही हूं। हमारा वो जो है वो तो हम भेजे एजेंट है हमारा। इस बेसिस पर हम जब माल भेजते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ये हमारी कंसाइनमेंट है। अब इससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होगा, इससे रिलेटेड, इस बात से रिलेटेड ट्रांजेक्शन क्या होगा, आप ही सोचिए नहीं क्या होगा। हमने पटना माल भेजा, एक ये ट्रांजेक्शन होगा। कभी कभी हमारा वो गुड्स कुछ खराब निकला तो पटना से वापस आ गया, एक ये ट्रांजेक्शन होगा। नहीं सोचिए,
फील करने में आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दिया। अब आप बोलिए कि इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या होगा, इस एक्टिविटी से, ये कंसाइनमेंट हुई है, क्या हो गया, एक्टिविटी हो गई, इस एक्टिविटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या होगा। एक तो हमारा यहां से माल पटना भेजे, एक ट्रांजैक्शन ये होगा। माल वापस आ गया, कुछ खराब निकल गया होगा, डैमेज हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, माल वापस आ गया, एक ट्रांजैक्शन ये भी होगा। यहां से आपको भेजने में एक्सपेंस लगा होगा, फ्रेट है, कैरेज है, पैकिंग है, रास्ते का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस, क्योंकि हर एक माल की इंश्योरेंस जरूरी होती है, क्योंकि यदि वो माल रास्ते में खराब हो गया तो भाई कम से कम हमें पूरा लॉस तो नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगी, रास्ते की इंश्योरेंस प्रीमियम है। बताइए, ये सब एक्सपेंस तो आपको करना पड़ेगा। एक तो ट्रांजैक्शन ये होगा, एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय कंसाइनर, कंसाइनर हम यहां से करेंगे, तो एक ट्रांजैक्शन ये होगा। बताइए, और इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या होगा, एक्सपेंसेज मेड एट क्या बाबू, कंसाइनी, कंसाइनी के यहाँ जो भी खर्चे होंगे, तो अभी अभी मैंने आपको कहा कि एग्रीमेंट हम किए थे, वो सारे एक्सपेंडिचर मैं आपको दे दूंगा, इसका मतलब वो एक्सपेंडिचर भी तो हमारा ही है। तो एक्सपेंडिचर मेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने जो खर्चा किया वो भी तो हमारे लिए एक ट्रांजैक्शन होगा, हमारे लिए एक्सपेंस तो वो भी होगी, तो एक ट्रांजैक्शन ये भी होगा। अब क्या होगा, और हमारा कंसाइनी माल बेचा, तो सुनिए, माल तो उसने बेचा, लेकिन हमारे यहाँ भी तो ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि माल तो मेरा बिका, इनकम तो हमारी बढ़ी, तो हमारे यहाँ भी तो ट्रांजैक्शन है। कंसाइनी ने माल बेचा, कंसाइनी और कस्टमर के बीच में हुआ होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल ये मेरे यहाँ भी ट्रांजैक्शन है, हमारे बुक्स में भी वो इनकम तो बनेगा। एक ट्रांजैक्शन कंसाइनमेंट सेल की हो जाएगी, और एक क्या होगा, कमीशन टू कंसाइनी। अब इस माल पर यदि कुछ कमीशन, यदि क्या, कमीशन तो देना ही पड़ेगा, कमीशन हम लोग देते हैं, तो कमीशन का जो बात है, वो कमीशन भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस ही है। अब आप बोलिए, हमारे इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड यही तो 5 एक्सपेंडिचर होंगे, 5 या 6 ट्रांजैक्शन होंगे। गुड्स सेंट टू पटना, गुड्स रिटर्न फ्रॉम पटना, expenses incurred by consignor on sending goods to Patna, expenses incurred by consignee, हम उसको रीइंबर्स कर देंगे। रीइंबर्स का मतलब हुआ मेरे बदले में वो कर रहा है, हम उसको दे देंगे बाद में, मेरे यहाँ तो एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय कंसाइनी, सेल्स मेड बाय कंसाइनी, वो हमारा कंसाइनमेंट सेल है, और कमीशन टू कंसाइनी, और कंसाइनी को कमीशन देंगे। बताइए, यही तो हमारे 5 या 6 ट्रांजैक्शन हुए। अब इसी ट्रांजैक्शन को हम उसी बुक्स में, इसके लिए कोई अलग लेजर नहीं होगा, वो जो आप जनरल लेजर मेंटेन कर रहे हैं, जो कलकत्ता में बैठ करके आप नॉर्मल बिजनेस चला रहे हैं, उसके लिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हैं, क्या वो बाहर जाके लिखेंगे, नहीं नहीं, उसी बुक्स में हम इसको लिखेंगे, तो आखिर उसी बुक्स में इसकी अकाउंटिंग, ये जो 5-6 एंट्री है, ये जो 5-6 ट्रांजेक्शन हैं, इनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इस टॉपिक में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। एक ट्रांजेक्शन और बढ़ सकता है, मान लिया जाए आपने जो माल भेजा था, पूरा माल, whole goods could not be sold during the year, at the end of accounting year some goods remain unsold at Patna in the hands of consignee, तो भाई वो क्लोजिंग स्टॉक तो हमारी ही है, क्लोजिंग स्टॉक तो हमारी है, क्योंकि हमने माल का ओनरशिप तो नहीं दिया था, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक तो हमारी। यही 5-6 ट्रांजेक्शन हमारे ये चैप्टर का पार्ट है, ये एक्टिविटी हमारी है, इसलिए कंसाइनमेंट कोई बिजनेस नहीं है, इसी क्या बाबू, एक्टिविटी हमारी तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी चल ही रही है, उसमें हमारा ये एक्टिविटी क्या है, इसी की अकाउंटिंग सिस्टमेटिक ढंग से कैसे करें।
आज हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि मैंने जो इतना देर आपको 15-20 मिनट जो मैंने आपको डिस्कस किया, क्या आपको बैकग्राउंड बेसिक कंसेप्ट समझने में क्या दिक्कत है बताइए, मैं फिर से बता दूं। बोलिए। नो प्रॉब्लम सर। देख रहे हैं प्रॉब्लम नहीं होने का कारण क्या है? बैकग्राउंड से चीज को पढ़ते हैं, जीरो लेवल से पढ़ते हैं, यही कारण है, यही रीजन है, और कोई रीजन नहीं है। आप कोई भी दूसरे पेपर में भी आप बोलते हैं यही रूल लगा दीजिए, जीरो लेवल से पढ़िए, रीजन के साथ पढ़िए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये चैप्टर क्या है, वही 5-6 ट्रांजेक्शन का चैप्टर है ये। अब वो भी कोई अलग से बुक नहीं होगा, फोटो मन में पिक्चर क्लियर रहनी चाहिए। हमारी जो मेन बुक्स है, हमारी जो मेन एक्टिविटी है, वो तो चल ही रही है। उसके लिए तो हम कैश बुक, बैंक बुक, लेजर सब है ही हमारा। उसी बुक्स में इस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि थोड़ा पढ़ के बता दें। देखिए यही बैकग्राउंड, वही थोड़ा थोड़ा हम पढ़ के आपको बता देते हैं, क्योंकि बात उतना है, कितना बार बोले उतना ही बात है हमारा। आइए देखिए, when goods are sent by one person to another to be sold by latter, दूसरा उसको बेचेगा on behalf and at the risk of the former। देख रहे हैं, at the risk of former मतलब कलकत्ता में जो पार्टी बैठा है कंसाइनर, उसका रिस्क है। द ट्रांजेक्शन इज नोन एज क्या जी? कंसाइनमेंट। हम लोग इसी को कंसाइनमेंट करते हैं। द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स टू बी सोल्ड on his behalf is called consigner, whereas the person to whom, देख रहे हैं, to whom the goods are sent to sold is called consignee। उनको हम लोग कंसाइनी करते हैं। कंसाइनमेंट आउटवर्ड भी होता है, कंसाइनमेंट इनवर्ड भी होता है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि हम अपना माल, कलकत्ता में हम बैठे हैं, हम अपना माल बेचवाते हैं पटना भेजकर, ये मेरा कंसाइनमेंट आउटवर्ड हो गया, ये मेरा कंसाइनमेंट आउटवर्ड हो गया। यहां पर हम कंसाइनर हैं। अब मान लिया जाए दिल्ली का कोई एक बड़ा पार्टी है, उनको कलकत्ता में माल बेचवाना है, तो भाई माल बेचने के लिए हम हमसे एग्रीमेंट कर लिया, हम भी बोला कि चलो भाई तुम्हारा माल हम बेचेंगे, बताइए। तो दिल्ली वाले के लिए हम क्या हो गए? कंसाइनी। लेकिन पटना वाले के लिए क्या है? कंसाइनर। दिल्ली वाले के लिए मेरा ये कंसाइनमेंट इनवर्ड होगा, उसकी ट्रांजेक्शन होगी हमारी, और पटना जो माल भेजे है वो हमारी कंसाइनमेंट आउटवर्ड है। तो हमारी कंसाइनमेंट आउटवर्ड है। इसीलिए मैं बोला कि दोनों हो सकता है। कंसाइनमेंट आउटवर्ड मींस द गुड्स हैव बीन सोल्ड टू सम पर्सन ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, व्हाइल कंसाइनमेंट इनवर्ड इंप्लाइज दैट गुड्स हैव बीन रिसीव्ड, देख रहे हैं ना, रिसीव्ड टू बी सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन, किसी दूसरे के बिहाफ में हम माल लेकर के बेचेंगे, ये हमारी है। अब इतना अब इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, एक जो मेन थीम है नीचे बता दें, द लीगल रिलेशनशिप। बताइए ये हमारे दोनों आदमी में, ये हमारी जो लीगल रिलेशनशिप है, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्या होगा? प्रिंसिपल एंड एजेंट का होगा। लेकिन कंसाइनर सेंड गुड्स, देख रहे हैं, जोर जोर दीजिए, ये माल को भेजते हैं, बेचते नहीं है। सेंड और सोल्ड में यही फर्क है। सेंड का मतलब भेजना, और सोल्ड का मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर देना। बोला यही है, बोल्ड करके लिख दिए, द टाइटल, टाइटल मीन्स ओनरशिप टू द गुड्स डज नॉट पास
फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी, उनको ये ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। And the consignee does not become liable to pay the good percent। इसका मतलब कंसाइनी डेटर नहीं बन सकता है। कंसाइनी को आप बोलेगा पैसा दो भाई माल भेजने के बाद, बोला कौन चीज का भाई, माल बेचेंगे तब आपको हम दे देंगे, आपको माल हम बेचेंगे तो बेच करके आपको पैसा दे देंगे। इसलिए यहाँ पर रिलेशन डेटर और क्रेडिटर का नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको जो बैकग्राउंड बताया उस वहीं पर आपको समझ में आ गया होगा। उसी से हम लोग ये सब डिराइव कर रहे हैं, जो आपको शुरू में बैकग्राउंड समझाए ना, उसी से ये सब चीज हम डिराइव कर रहे हैं। अब ये फीचर ऑफ कंसाइनमेंट ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वो सब वही है। देखिए नॉट ए सेल, ये सेल नहीं है। रिलेशनशिप में अभी बता दिया। कंसाइनमेंट डज नॉट बिकम द डेटर, भाई ये डेटर नहीं है। बोलिएगा यदि यदि वो क्रेडिट पर माल बेचा, क्रेडिट पर माल खूब बिकता है, तो पटना वाला हमसे पूछा कि क्या भाई क्रेडिट पर बेच दें, लेकिन क्रेडिट पर बेचने में तो एक रिस्क है कि बैड डेट हो सकता है। अब बताइए, पटना वाला जो एजेंट है वो हमसे पूछा कि देखिए क्रेडिट पर खूब माल बिकेगा, बोलिए तो आप, बोलिए तो हम बेचे क्रेडिट पर। पटना में बहुत पार्टी लेने वाला है, क्रेडिट पर दे दो पैसा, भी मान लेगा, 15 दिन के बाद दे देगा, 1 महीने में पैसा दे देगा। लेकिन बेचने में, लेकिन क्रेडिट सेल करने में एक रिस्क है, वो हमारी है बैड डेट की। बिजनेसमैन बनिए, बिजनेसमैन बनिए। और नहीं बनते हैं तो मैं जो कह रहा हूं तो उसको फील कीजिए, महसूस कीजिए। बैड डेट तो रिस्क होगा। यहां पर 2 बातें हो सकती है, या तो आप मतलब कलकत्ता में जो कंसाइनर है, मालिक है, ये कहेगा ठीक है बेचो, बैड डेट होगा हम देख लेंगे, हम बियर कर लेंगे, उतना पैसा तुमसे हम कम लेंगे, बैड डेट को लॉस हम मान लेंगे, ये हो सकता है। लेकिन इसमें तो रिस्क है, क्योंकि पटना वाला पार्टी तो पटना वाले एजेंट को जानता है, हमको तो नहीं जानता है। तो बताइए यहाँ पर कुछ हमारी बिजनेस रिस्क और थोड़ी बढ़ जाती है। मेरा बेचा हुआ पार्टी यदि बेचेंगे तो मैं अपने समझ करके बेचेंगे, लेकिन वहां तो एजेंट को जानता है वो पार्टी सब, तो वहां पर रिस्क थोड़ा और ज्यादा है। बताइए, और क्रेडिट पर माल बेचेंगे नहीं तो माल सेल खूब होगा नहीं। तो बताइए इसके लिए क्या किया। इसके लिए हमारे कंसाइनर ने क्या किया, तो एक स्कीम निकाला। स्कीम क्या निकाला, बोला ए एजेंट इधर आओ, एजेंट तुमको हम अभी कितना कमीशन दे रहे हैं, 10%, मैं 5% और कमीशन दे दूंगा, मैंने टोटल 15%। तो बोलेगा ये 5% एक्स्ट्रा क्यों दे रहे, एक्स्ट्रा इसीलिए दे रहे हैं कि यदि कोई बैड डेट होगा वहां पर तो वो लॉस हम बियर नहीं करेंगे। तो आप समझो, हम तो जितना माल सेल होगा पूरे पैसे हम आपसे लेंगे, और हम नहीं जानते हैं लॉस। बताइए पहले वाले केस में क्या होगा, हमारा एजेंट थोड़ा ढीला ढीला हो जाएगा, लीनियंट हो जाएगा, किसी का डूबेगा डूबेगा, इसका अपने को क्या जाता है, हमको तो 10% मिल रहा है। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या होगा, एजेंट जो है बड़ा टाइट हो जाएगा पैसा वसूल करने में, क्योंकि बैड डेट का लॉस उसे बियर करना है, क्योंकि एक लमसम हम एग्रीमेंट पहले कर लिए। इसीलिए यदि मैं एडिशनल कमीशन इनको देता हूं तब तो बैड डेट का लॉस मैं बियर नहीं करूंगा, कंसाइनर विल नॉट बियर, देन बैड डेट लॉस विल बी बियर बाय कंसाइनी themselves। तो जो एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं लॉस को बियर करने के लिए, उसी को कहा जाता है, आगे पढ़ेंगे देखिएगा, डेल क्रेडिटर कमीशन। ये लैटिन वर्ड है, देखिए लैटिन और फ्रेंच वर्ड का यूज हम लोग किया करते हैं, क्यों, हाईलाइट करने के लिए चीज को। आप लॉ में खूब पढ़ेंगे,
प्रेमाफेसिया, प्रेमाफेसिया हमारा फ्रेंच वर्ड है, उसकी मीनिंग होती है इंडियन में एट ए ग्लांस, अपनी दृष्टि में। बहुत सारे वर्ड आपको लॉ में तो खूब वर्ड मिलेंगे। वाइड एब इनिशियो, एब इनिशियो का मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्यों? चीज को हाईलाइट करने के लिए हम लोग लैटिन और फ्रेंच वर्ड का यूज किया जाता है। यहां भी वही है, डेल क्रेडर कमीशन, और इस एजेंट को कहेंगे डेल क्रेडर एजेंट है। कहने का अर्थ इनको भाई हम एडिशनल कमीशन दे रहे हैं टू कवर द बैड डेट लॉस। अब एक्चुअल में बैड डेट आपका कितना हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, वो आप समझिए। 1 लाख का माल बेचे, एडिशनल में 5% दे दिया, 5,000 कमीशन दे दिया, अब आपका एक्चुअल में बैड डेट 8,000 हो गया। दैट्स योर आउटलुक, दैट्स नॉट आवर आउटलुक। और यदि वहां पर बैड डेट आपको हुआ ही नहीं, और हुआ तो 1,000 हुआ, बोला ये सब आपका आउटलुक है, मेरा कुछ नहीं है। इसको डेल क्रेडिट आगे पढ़ेंगे डिटेल में, और हम लोग ये फीचर हम पढ़ा रहे हैं। और जो बताए हुए आपको, द कंसाइनर हैज टू पे ऑल एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी के सारे खर्चे देते हैं। इन टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स व्हेन दे रीच द कंसाइनी प्लेस, कंसाइनी के घर तक पहुंचने के सारे खर्चे देते हैं। एंड ऑल्सो स्टोरेज चार्ज, माने गोडाउन की रेंट भी देते हैं। एंड अदर एक्सपेंसेज अनटिल द गुड्स इज सोल्ड, जब तक माल बिकता नहीं तक। ये सारी बातें तो मैं आपको शुरू में बता दिया, जो बता दिया उसी को ये लिखा हुआ है, उसी को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है, जो आप पढ़ेंगे तो वही सारी बातें। Consignee is not liable to account for the sale he received from consignor until they are sold। अब बताइए, कंसाइनी भी एक बिजनेसमैन है, हमने यहां से माल भेजा, हमारे लिए तो ट्रांजैक्शन है, हम लिखेंगे। कंसाइनी के लिए क्या ये ट्रांजैक्शन है? नो। कंसाइनी तो सिर्फ गोडाउन में स्टॉक रजिस्टर में लिख लेगा माल आया, कंसाइनी अपने लेजर में नहीं लिख सकता है, क्योंकि इस माल का ओनरशिप उसके पास है ही नहीं। यस, सोचिए, आपको जब लगे, जब जब आपको लगे कि मैं याद करना पड़ रहा है, होता है, तो मुझसे जरूर रुक करके पूछ लीजिए, लेकिन जब तक फील करते रहे तब तक ओके फाइन। बताइए, तो मैंने माल भेजा, भाई मेरे यहां से माल निकल रहा है, हमारे लिए तो ट्रांजेक्शन है, लेकिन एजेंट ने माल मिला उसको, उसके यहाँ कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा, क्योंकि उसका वो परचेज है ही नहीं। गोदाम में आया तो गोदाम में जो हमारी स्टोर रजिस्टर है, उस रजिस्टर में जरूर उसको लिख देंगे इतना माल आया, लेकिन अकाउंटिंग में नहीं आया। माल वापस आ गया, हम तो जरूर लिखेंगे, क्योंकि हम माल भेजने का भी अकाउंटिंग किए थे, तो माल वापस आने का भी करेंगे, लेकिन हमारा एजेंट तो कुछ नहीं करेगा, उसके यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, माल आने का लिखा ही नहीं था, तो जाने का क्या लिखेगा एजेंट? फील कीजिए, महसूस कीजिए। हाँ, एजेंट ने माल बेचा, भाई उसके यहाँ तो मूवमेंट हुआ, कैश बैंक का बैलेंस उसका बढ़ा, लेकिन उसके लिए सेल नहीं है, उसके लिए तो लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा तो उसको मुझे भेजना पड़ेगा, वो इनकम नहीं कर सकता है। व्हाट हैपेंड बोलिए, क्योंकि हम लोग डेबिट क्रेडिट तो व्हाट हैपेंड बोल के ही करते हैं, जब तक क्या हुआ ये समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा। सेल हुआ कंसाइनी के यहाँ, ट्रांजैक्शन जरूर है, लेकिन उनके यहाँ क्या हुआ, कैश की बैलेंस बढ़ गई। वन सेकेंड। हेलो, हेलो। हाँ हाँ बताइए, हाँ बताइए। आइए।
तो ये मैं बताना चाहा कि ये जो सेल एट कंसाइनी है, कंसाइनी के यहाँ माल तो बिका, क्या व्हाट हैपेंड, उनके यहाँ क्या हुआ? सोचिए, कैश बैंक की बैलेंस बढ़ गई, या नहीं तो डेटर का बैलेंस बढ़ गया यदि क्रेडिट में माल बेचे होंगे तो। और दूसरे तरफ कंसाइनर को कहेगा क्रेडिटर है, लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि वो पैसा तो वापस कलकत्ता कंसाइनर को भेजना है। मेरे यहाँ क्या होगा, व्हाट हैपेंड, मेरे यहाँ तो इनकम बनेगा, और हम कंसाइनिंग को डेटर बोलेंगे ना, अब बोलेंगे डेटर। जब माल बिकेगा तो उस अमाउंट से हम कंसाइनिंग को बोलेंगे यू आर माई डेटर, ये पैसा मुझे अब उनसे लेना है हमको। लेकिन माल भेजने वक्त हम नहीं बोल सकते, इसलिए बोले ना द कंसाइनी इज नॉट लायबल टू अकाउंट फॉर द गुड्स। भाई माल मिला, उसका अकाउंटिंग नहीं करेगा, ही रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनर अंटिल दे आर सोल्ड। हाँ, जब बेचेगा तब वो जरूर एंट्री करेगा। कंसाइनी इज पेड बाय ए कमीशन व्हिच इज जनरली बेस्ड ऑन टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स इफेक्टेड बाय हिम। जितना उन्होंने माल बेचा उस पर बेच करके उसे कमीशन मिलता है। द अनसोल्ड पोर्शन, देख रहे हैं ना, अनसोल्ड पोर्शन जो हमारा ईयर एंड में कुछ माल नहीं बिका, मस्ट अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द कंसाइनर बैलेंस शीट। सही बात है, अरे वो भले ही माल फिजिकली पटना में है, लेकिन उसकी ऑनरशिप किसके पास है? कंसाइनर के पास है, तो कंसाइनर का ही तो एसेट होगा। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इसको कहा जाएगा। बिकॉज क्यों, द अनसोल्ड गुड्स रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंसाइनर अंटिल सोल्ड। जब तक माल बिकेगा नहीं तब तक तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये तो कंसाइनर की है। कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन डिस्टिंग्विश फ्रॉम सेल गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। भाई सेल और रिटर्न बेसिस तो दूसरा तरह का था कि भाई आपको 15 दिन का समय दिए, माल पसंद आए तो वापस कीजिए, नहीं तो रख लीजिए, कंफर्म कीजिए तब हम आपको सेल मानेंगे। वो तो अलग सेल है, कंसाइनमेंट अलग चीज है, दोनों एकदम डिस्टिंग्विश है, अलग अलग चीज है दोनों हमारा। When goods are sent on consignment, the person receiving the goods is the agent of sender. But in the case of goods sent on sale or return basis, the person to whom the goods are sent is only the optional buyer. बताइए, कंसाइनी को जब माल भेजे तो मेरा एजेंट है, लेकिन जब आप सेल ऑफ गुड्स और रिटर्न बेसिस पर बेचते हैं तो वो तो आपका ऑप्शनल बायर है। ऑप्शनल माने उनको ऑप्शन है, ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है, इसलिए उसका नाम हो गया ऑप्शनल बायर या ऑप्शनल परचेजर बोल सकते हैं। ये सब है। एनी क्वेश्चन? नो सर। जितना बात आपको बेसिक में पढ़ाए वही चीज है ना, जितना बात आपको फंडामेंटल बैकग्राउंड में हम समझा दिए उसी बात को ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उतना ही बात है। चलिए, किन्हीं को भी कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, मैं 10-20 सेकंड रुकता हूं। ओके, इनवॉइस, इनवॉइस का मीनिंग तो मैं आपको बताया था कभी कि इनवॉइस मीन्स बिल पेपर वेयर द डिटेल ऑफ गुड्स आर रिटन, जहां पर माल का पूरा डिटेल लिखा हुआ रहता है, किसको भेज रहे हैं, क्या एड्रेस है, उनका जीएसटी नंबर क्या है, क्या बिल नंबर है, क्या डेट है। प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिटेल, रेट डिटेल, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, जो भी है सब रहता है, इसलिए उसका नाम है इनवॉइस। जब हम बेचते हैं तो वो सेल्स इनवॉइस बनती है। यस, माल खरीदते हैं तो परचेज इनवॉइस बनती है। तो आप कंसाइनमेंट में भी माल जब भेजेंगे तो दैट इज कॉल्ड इनवॉइस, तो बना के भेजना पड़ेगा। और वो इनवॉइस कैसा होगा? डिटेल ऑफ गुड्स तो हमें पटना एजेंट को देना पड़ेगा कि देखो भाई ये सब माल हम भेज रहे हैं। अच्छा, एक बार भेजेंगे, जब ये रिलेशन बन जाएगा तो जब जब वहां से बोलेगा देखिए माल गोडाउन में खत्म हो रहा है, ऑर्डर है कस्टमर लोगों का, तुरंत भेजिए,
कहने का अर्थ हुआ यदि आप एजेंट को भेजते हैं तो वन टाइम तो भेजते नहीं है, आप तो 100 टाइम्स भेजेंगे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। जब जब हमें एजेंट की जरूरत आएगी, एजेंट का रिक्वायरमेंट आएगा, तब तो मुझे यहां से माल भेजना पड़ेगा। तो माल का ऐसे उठा के भेज दें कि माल का डिटेल देना पड़ेगा। आपको मालूम है वो सेल बिल जो है, सेल इनवॉइस जो है, दैट इज द ओनरशिप डॉक्यूमेंट, वही तो हमारे ओनरशिप की डॉक्यूमेंट कही जाती है। अरे आपको सब पढ़ाए थे, आपको हम सेल और रिटर्न बेसिस में बताए थे इनवॉइस पर हम। तो यहां भी तो एजेंट को आपको गुड्स का डिटेल भेजेंगे हम लोग, लेकिन उनको आप इनवॉइस तो नहीं कर सकते, कहेंगे तब तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, प्रो फॉर्मा इनवॉइस। देखिए उसके पीछे में क्या वर्ड लगा दिया, प्रो फॉर्मा। फॉर्मा का मतलब क्या हुआ, रूप। देखिए इनवॉइस के रूप जैसा है, लेकिन वो इनवॉइस नहीं है, लेकिन इनवॉइस जैसा है। इसलिए ऊपर में इनवॉइस हम लोग नहीं लिखेंगे, पर फॉर्मा इनवॉइस लिख देंगे। कहने का अर्थ हुआ डिटेल ऑफ गुड्स हम भेज रहे हैं, देख रहे हैं, along with the goods a statement is usually forwarded by consignor to the consignee। वो तो भेजना पड़ेगा। क्या रहता है, gives the description of the goods consigned, weight, quantity, price and other relevant detail। इसमें तो प्रयोग करते हैं, ये हमारी परफॉर्मा इनवॉइस। क्लियर, परफॉर्मा इनवॉइस। Yes, sir. ओके, नाउ अब एक वर्ड आती है अकाउंट सेल्स। ये भी बड़ा अच्छा लगेगा, सुन लीजिए पहले, तब हम आपको दिखा देंगे। नाम है अकाउंट सेल्स, सेल्स अकाउंट नहीं। देखिए वर्ड को इधर से उधर कर दीजिएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगी। सेल्स अकाउंट तब तो हुआ बिक्री खाता, लेजर अकाउंट हो गया। हम उन्हें बोल रहे हैं अकाउंट सेल्स। ये जो हमारे कंसाइनी के यहाँ जो ट्रांजेक्शन हुआ, क्या हुआ ट्रांजेक्शन कंसाइनी के यहाँ, गुड सेल हुआ, expenses incurred by consigning, commission of consigning, unsold goods at consignee godown। क्या ये सब सारी चीजों का जो डिस्क्रिप्शन है, ये सारे चीजों का डिटेल जो है, क्या कंसाइनी को चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि ये सबका रिकॉर्डिंग कंसाइनी का अपने बुक्स में करना पड़ेगा। माल सेल हुआ, क्योंकि कंसाइनी अपने यहाँ का सारा इंफॉर्मेशन कंसाइनर को भेजेगा, और वो भेजेगा तो किस रूप में, कैसे बनाकर भेजेगा, सिस्टम में बना के भेजेगा, उसी को कहते हैं अकाउंट सेल। कौन बनाता है ये, कंसाइनी। क्या बोलेगा, टोटल गुड सोल्ड, सेल प्राइस। मान लिया जाए 1 लाख, अब उसने जो एक्सपेंस किया वो आपसे क्या कैश में मांगने तो नहीं आएगा, आप ही का पैसा उनके पास है और आपको बिल भेज देगा, लेकिन पैसे का लेन देन, कैश का लेन देन तो नहीं होगा, वो तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्या होगा, लिखेगा गुड सोल्ड 1 लाख, लेस फ्रेट, गोडाउन रेंट, सेलिंग एक्सपेंस और एनी टैक्सेस, ये सारा चीज डिडक्ट करके, और वो बोलेगा 10,000 रुपया हुआ, वो काट के बोलेगा 90,000। अब फिर कहेगा लेस आवर कमीशन 10%, 1 लाख का 10% 10,000, उसके बचा 80,000। हो सकता है कि कंसाइनी कुछ एडवांस भी दे दिया हो पहले, तो माल तो बिकता ही रहता है, तो बीच बीच में थोड़ा सा पैसा भेज दिया। तो मान लो कंसाइनी ने पैसा भेज दिया, तो बोलेंगे लेस
एडवांस पेड 50,000, अब घट के क्या बचा 30,000। 30,000 का पेमेंट उधर से बोलेगा, हाँ पेमेंट इंक्लूडेड, पेमेंट सेंट 30,000। भाई देखिए 30,000 को अभी हम आपको पेमेंट कर देंगे। ये पूरा डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है ये तैयार करके हमारे कंसाइनी तो भेजेगा किसको, कंसाइनर को, क्योंकि ये सब ट्रांजैक्शन है कंसाइनर का। कंसाइनर अपने बुक्स में ये सब का अकाउंटिंग करेगा। इनके यहाँ तो 3 चीज मालूम है, माल भेजा मालूम है, माल वापस आया मालूम है, इन्होंने भेजने पर एक्सपेंस किया ये मालूम है, बाद बाकी तो सब कंसाइनी के यहाँ है। तो कंसाइनी तो इसको इन्फॉर्म करेगा। तो जिस स्टेटमेंट में ये बनाकर देता है उसी का नाम है अकाउंट सेल्स। मतलब ये स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी गिविंग द डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड, expenses deducted, commission deducted, advance deducted, balance, final payment और क्लोजिंग स्टॉक यदि कुछ बचा हुआ है तो भी हम नीचे में दे देते हैं डिटेल में। ये सब बना करके कंसाइनी भेजता है। दिस इज कॉल्ड अकाउंट। देखिए दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है। gross and net proceeds of the consigned goods becha by consignee for the account. When consignee has sold the goods at periodical interval, the consignee submit to the consignor a statement showing, ये statement बना के देता है, देख रहे हैं, gross sale proceeds, the charges or expenses incurred by him, his commission, the net amount due to consignor and mode of remittance। और बैलेंस जो 30,000 है वो आपको हम कैसे दे रहे हैं, मोड ऑफ रेमिटेंस, कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट जैसे भी दे रहे हैं, ये हम बना करके उनको देते हैं। अकाउंट सेल्स समझ में आया किसे कहते हैं? दैट इज द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन अकर्ड एट कंसाइनी। कंसाइनी के यहाँ जो जो हुआ वो हमें डिटेल बना करके यहाँ दिया। बोलिए एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। जब उतना क्लियर है तो अब आइए इस चैप्टर में ट्रांजैक्शन तो यही 5-6 है। अब ये ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग हम लोग करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग कैसे करें तो वही बोले सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीके से हम लोग करेंगे इसकी अकाउंटिंग, है ना? सिस्टमैटिक और साइंटिफिक ढंग से इसकी अकाउंटिंग करेंगे। सुनिए सुनिए, प्लीज लिसन केयरफुली। And the meaning of understanding is only one, that is the feeling। समझने का एक ही तरीका है, वो है महसूस करना। तो आप फील कीजिए इसको। बोलिए, बिजनेसमैन बनिए, आप कंसाइनर हैं, कपड़े का दुकान करते हैं, कलकत्ता में नॉर्मल कपड़े का दुकान आपका है, चल रहा है, बिक रहा है, कैश बुक, बैंक बुक, जनरल लेजर मेंटेन कर रहे हैं, माल परचेज होके आ रहा है, सेल हो रहा है, एक्सपेंसिव पेमेंट हो रही है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज कैरीड आउट एट कलकत्ता एज यूजुअल एंड रिकॉर्डिंग इज टू बी डन एज यूजुअल। अभी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला to send the goods to Patna and earn some profit by selling there। वहां पर माल भेजकर बेचवा करके कुछ लाभ कमाया जाए। आपके मन में ऐसा आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ा और आपने ये सारा अरेंजमेंट कर लिया। मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपकी अलग बिजनेस नहीं है, बिजनेस एक ही है, बुक्स एक ही है, ये तो एक एक्टिविटी है। कंसाइनमेंट इज ए एक्टिविटी।
बोलिए तो अब आप क्या करना चाहेंगे? क्या सोच कर देखिए। आप अकाउंटिंग करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग करने में आप क्या जानना चाहेंगे? बिजनेसमैन बनिए, आप दो बातें जानना जरूर चाहेंगे। रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग, आप ये 5-6 ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करेंगे। अब ये 5-6 ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग जैसे भी कर लें, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव तो क्या है? क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो एक ही है। क्या पर्पस है आपका? क्या जानना चाहेंगे आप? फ्रॉम एट द एंड ऑफ ईयर आप क्या जानना चाहेंगे? फ्रॉम दैट एक्टिविटी, फ्रॉम पटना एक्टिविटी, हाउ मच वी हैव अर्नड। क्या जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे कि पटना वाले एक्टिविटी से हमने क्या कमाया या क्या गमाया, क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ? कहने का अर्थ हुआ इस पर्टिकुलर, हम तो ओवरऑल बिजनेस का बनेगा ईपीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है, लेकिन हम इस एक्टिविटी का देखना चाहते हैं। क्योंकि देखना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, पहले ये फील कीजिए आप, तब ना डिसाइड करेंगे कि पटना वाले एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें कि बंद कर दें। यदि उसमें नुकसान होता है तो फिर चलाने से क्या फायदा? एक तो आप ये जानना चाहेंगे, और दूसरा जानना चाहेंगे हाउ मच अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम कंसाइनी। ये जो कंसाइनी है, ठीक है, माल भेजा, उस अमाउंट से वो मेरा डेटर नहीं है, लेकिन मेरा माल बेचा उस अमाउंट से तो डेटर है। उसका हिसाब किताब तो आप अपने लेजर में जरूर रखेंगे कि मेरा कितना माल बेचा, उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, उनका कमीशन कितना हुआ, हमें एडवांस कितना दे चुका था, अभी उसके यहां से मुझे फाइनल पाना कितना है। ये सारी बातें तो आप जानना चाहेंगे। तो आप ये 5-6 ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग कैसे करेंगे? बाय कीपिंग इन माइंड दीज टू ऑब्जेक्ट। ये दोनों ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर और आप अपनी अकाउंटिंग का काम करें। बताइए, मैं जो बोल रहा हूं ये बात समझ में आई? आई। बोलेंगे यही 5-6 ट्रांजेक्शन है, इसीलिए मैं कहा कि इसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखिए दो ही है। हियर आवर पर्पस टू लर्न द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। लेकिन बार बार बोलते हैं कंसाइनर का बुक्स माने वही कैश बुक, पूरे बिजनेस का बैंक बुक, लेजर वही है। एक्टिविटी की अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। ascertainment of profit or loss from each consignment, that is consignment wise। अरे मान लिया कि हमको कानपुर दिल्ली में भेज करके बेचवा रहे हैं, तब तो हमारा 3 एजेंट हो गया, तब तो हम लोग तीनों एजेंट का प्रॉफिट अलग अलग जानना चाहेंगे। तीनों मेरा कंसाइनमेंट है, तीनों कंसाइनी है, लेकिन तीनों का हिसाब किताब एक साथ तो नहीं रखेंगे, तब तो पता नहीं चलेगा कि पटना वाले एक्टिविटी का हमारा क्या स्टेटस है, कानपुर वाले का क्या है, दिल्ली वाले का क्या है। इसलिए बोले ना हम ये कंसाइनमेंट वाइज हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। और दूसरा टू असर्टेन द बैलेंस ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम का कंसाइनी। ये कंसाइनी से हम कितना पाएंगे या उन्हीं को कितना ज्यादा दे चुका है, ये दही दो बात हम जानना चाहें।
अब आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे? हम जर्नल एंट्री आपको नीचे में जरूर लिख दिए हैं, लेकिन वो जर्नल एंट्री अभी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, अभी बोलेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं। अभी तो हम सीधे आपको ले चलेंगे इस पेज जो है, यहाँ मैं ले जाऊंगा। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, ट्रांजैक्शन यही 5 या 6 है। अब आप क्या जानना चाहते हैं, कैसे अकाउंटिंग करेंगे? तो मालूम है कि ये पार्ट अकाउंटिंग हो रहा है, इसीलिए इसमें वही लेजर अकाउंट हम लोग खोलेंगे जो लेजर अकाउंट कंप्लीट होगा। इसका मतलब है कि कैश अकाउंट हम लोग यहाँ नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो कैश अकाउंट पूरे बिजनेस का होगा। अभी तो कैश का लेजर अकाउंट अभी कंप्लीट होगा नहीं, इसलिए कैश अकाउंट नहीं खोलेंगे। परचेज अकाउंट, हमने जो माल पटना भेजा वो तो माल खरीद करके लाए होंगे ना। परचेज अकाउंट भी हम लोग यहाँ नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो पूरे बिजनेस का माल एक ही जगह खरीदो के आता है, परचेज। उसी में से माल बेचते भी हैं कलकत्ता में, उसी में से हमने पटना भी भेजा है। हम तो अकाउंटिंग कर रहे हैं, पोर्शन की अकाउंटिंग कर रहे हैं। और अकाउंटिंग इस तरीके से होना चाहिए कि हमारी इस एक्टिविटी की प्रॉफिट और लॉस पता चल जाए। अब बोलिए कैसे अकाउंटिंग करें, आप खुद समझिएगा, जर्नल एंट्री बाद में पढ़िएगा। अभी हम आपको दिखाते सीधे सोच के समझ करके अपने से। इसका मतलब है कंसाइनर की बुक्स में यही तो हमारा जनरल लेजर है। फोटो बनाइए मन में। इसमें हमारा ये अकाउंट एक लेजर अकाउंट हम खोलेंगे जो कंप्लीट होगा। देखिए, होगा तो कंसाइनमेंट टू पटना अकाउंट, लेकिन लंबा नाम हो जाएगा, हम सीधे कंसाइनमेंट अकाउंट ही लिख देते हैं। ये लेजर अकाउंट। अब मैं आपको एग्जाम्पल फिगर लेके बताऊं, 10,000 का माल आपने पटना भेजा, बताइए, ये माल तो पहले परचेज होके आया होगा, परचेज अकाउंट में डेबिट होगा, उसी में से 10,000 का माल आप भेजिए, और इसका प्रॉफिट और लॉस हम लोग अलग निकालना चाह रहे हैं। ये कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो एक तरह से ये एक्टिविटी पीएल है। एक्टिविटी पीएल माने इस एक्टिविटी का ये पीएल अकाउंट हम बना दिए। जैसे आप ट्रेडिंग पीएल पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बनाते हैं ना, ये एक्टिविटी का पीएल है, और इसका जो प्रॉफिट निकलेगा ये ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट हो जाएगा। जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बनता है वहां हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो आप नॉर्मल अकाउंटिंग कीजिए, हमने 10,000 का माल भेजा, पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे ना, ये एक्टिविटी का पीएल है, हम लोग यहां पर करेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10। मैं आपको समझाता हूं ये फिर। देखिए,
ये जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिए, ये एक्चुअली टेम्पोररी क्रेडिट कर दिए। इस अकाउंट का कोई मीनिंग नहीं है। फोटो बनाइए, माल खरीद करके लाए थे, परचेज अकाउंट डेबिट है, अब उसी में से माल आपने पटना भेजा, तो पटना का हिसाब किताब हम यहाँ रख रहे हैं, क्या बोलेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, अब परचेज अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का माल खरीद होके आया परचेज अकाउंट। लेकिन हम लोग बार बार कितना बार परचेज अकाउंट को क्रेडिट 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 करते जाएंगे, क्योंकि आपको अभी बताए थे ना, पटना का एक ही बार माल गया, 100 बार माल गया होगा। और हमें ये भी तो पता करना है कि टोटल माल किसी डेट में अभी तक कितना पटना गया, इसीलिए टेम्पोररी अकाउंट हम लोग इसको खोल लेते हैं। गुड सेंट्रल कंसाइनमेंट अकाउंट ये क्रेडिट कर दिए, जानते ईयर एंड में फिर ये अकाउंट ट्रांसफर टू कहा हो जाएगा, परचेज। देखिए, गुड सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट, देखिए 10, ये अकाउंट हमारी बंद। ये ईयर एंड में कर दिए। कहने का अर्थ हुआ, होना यही था, परचेज से ही निकल के गया पटना, लेकिन हम लोग इसको टेम्पोररी अकाउंट में रख देते हैं। क्यों? ये जानने के लिए कि टोटल माल आज तक कितना गया पटना, ये पता इस अकाउंट से चलता रहेगा, लेकिन इस अकाउंट का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस या तो इनकम होगा या लायबिलिटी होगा। तो लेकिन आपको बताइए, ये अकाउंट क्रेडिट में चल रहा है ईयर एंड के पहले तक, बोले इस अकाउंट का क्या स्टेटस है, बोला कुछ नहीं है, न तो ये इनकम है न ये लायबिलिटी। जैसे कि परचेज रिटर्न अकाउंट होता है, जैसा कि सेल्स अकाउंट होता है, जैसा कि ड्राइंग अकाउंट होता है, बताइए वो सब तो टेम्पोररी अकाउंट है, वही तो ये टेम्पोररी अकाउंट हम रख लेते हैं। और ईयर एंड में कहा जाके बंद कर दिए, देख लिया। हम लोग 10,000 का माल हुआ ना, तो हमने एक्टिविटी के पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया, बोला चलो माल भेजा। कंसाइनमेंट अकाउंट इज द एक्टिविटी पीएल अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन का पीएल अकाउंट नहीं है, ये एक्टिविटी की पीएल अकाउंट। अब भेजने पर हमारा खर्चा हुआ जी, 400 रुपया हमने खर्चा किया, क्या होगा, हमारी कैश बैलेंस कम होगी, लेकिन ये हमारा जनरल बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है, ये तो पटना वाले एक्टिविटी का खर्चा है, इसलिए जनरल ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा नहीं है ये जो पीएल में जाएगा। हमको तो इस एक्टिविटी का प्रॉफिट निकालना है, तो अकाउंटिंग क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश तो कम हो ही रहा है, और यहां बोलेंगे टू कैश, कैश देकर के एक्सपेंस 400 रुपया मेरा खर्चा भी हुआ। कंसाइनिंग से हमें मान लिया जाए 6,000 रुपए एडवांस में मिला, बीच बीच में आता रहता था। ये देखिए टोटल बेसिस पर अकाउंटिंग होता है, हमारे एग्जाम में ट्रांजेक्शन वाइज अकाउंटिंग नहीं होगा, ये 10,000 एक बार नहीं भेजा होगा, 50 बार में 10,000 का माल गया होगा, लेकिन हम लोग अकाउंटिंग तो टोटल बेसिस पर करते हैं। एग्जामिनेशन में अकाउंटिंग टोटल बेसिस पर होती है, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन, बताइए ये 400 रुपया एक ही बार हुआ होगा, जी नहीं, कई बार हुआ होगा, लेकिन हम लोग एग्जाम में तो उसको कंसोलिडेट करते हैं। तो हमें तो सीखना है कि भाई अकाउंटिंग होता कैसे, 100 बार होगा, चाहे एक बार 400 रुपया हुआ, एंट्री तो यही होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, एंट्री तो होना। अब समझ में आया कि एग्जाम में हमेशा टोटल बेसिस अकाउंटिंग होती है। बताइए ये माल जो 10,000 गया वो एक बार में गया होगा, होल ईयर गया, ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर रहे हो एक बार, 50 बार क्रेडिट किए होंगे,
कभी 200 का माल, कभी 500 का माल गया, कभी 1000 का माल गया, 1000 माल भेजे। तो देखिए, कैश अकाउंट को हम जाकर के क्रेडिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश तो यहाँ कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, ये तो एक्टिविटी। 2000 रुपया एडवांस आया, क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, बढ़ गया मेरा। और कंसाइनी, मान लिया जाए नाम है श्याम, कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। चलिए यहाँ पर हम कंसाइनी अकाउंट बोल देते हैं। कंसाइनी का नाम क्या है? राम, सॉरी, ये श्याम, ये हमारे क्या है? कंसाइनी। बाय कैश बैंक। देखिए अकाउंटिंग अपनी, लेकिन कैश अकाउंट को डेबिट हम यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि पार्ट होगा। और मैं आपको कहा कि उन्होंने 16,000 का माल बेच दिया, इधर से अकाउंट सेल भेजा तो उसमें लिखा हुआ था 16,000 का माल बेचा। क्या अकाउंटिंग करेंगे? आप ही बोले व्हाट हैपेंड, मेरे यहाँ क्या हुआ, कंसाइनर के यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम को डेटर बना देंगे, क्योंकि आइटम वाइज तो कैश हम लोग नहीं लेते हैं ना, हम लोग तो हिसाब करके फाइनल लेते हैं। तो आइटम वाइज उनको पैसा नहीं देते हैं भाई, नेट में हिसाब हो जाती है। आप ही बोलो ना, किसी से करोगे हिसाब तो भाई तुमसे मुझे 16,000 पाना है और तुमको 1,000 देना भी है, ऐसा करो 15,000 मुझे दे दो। तब तो मेरे यहाँ क्या होगा? एक 16,000 की अकाउंटिंग होगा, एक 1,000 का होगा, क्योंकि 1,000 मेरा पैसा आया नहीं, आना था, वो तो जाने के बराबर हो गया जी। पैसे का आना, रुक जाना, इक्वल टू जाना। मेरे पास 16,000 आना था, 15,000 ही आया, मतलब 1,000 रुपया गया। तो हमारे यहाँ तो दोनों अकाउंटिंग होगा, 16,000 का भी होगा, 1,000 का भी होगा। 16,000 तो नहीं, उसको क्या करेंगे? डेटर बनाएंगे, श्याम अकाउंट डेबिट। इसको बोलेंगे भैया तुम्हारे यहाँ मेरा पैसा बाकी है। हाँ, ये कौन चीज का पैसा? तो टैक्स दे के नरेशन लिख देंगे, ये सेल्स का पैसा है 16,000, और ये हमारा इनकम है, तो इनकम तो यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे बाय श्याम, टैक्स दे करके लिख देंगे सेल्स 16,000। बोलेंगे उनके यहाँ 500 रुपया खर्चा हुआ, श्याम को 500 रुपया एक्सपेंस भी लगा, तो बताइए श्याम को हम कैश में तो पेमेंट नहीं करने जाएंगे, हमारा जो 16,000 था उसी में वो काट लिया। काट लिया तो काट लिया, ये तो जनरल भाषा हो गया, लेकिन उसको जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे? मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, क्या बोलेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तू क्या जी? श्याम एक्सपेंस कितना? 500, और श्याम को क्रेडिट कर देंगे बाय कंसाइनमेंट डैश एक्सपेंस। भाई देखिए आपको, अब हम देखिए 16,000 डेबिट में था, 500 क्रेडिट कर दिए, मतलब उनसे कम लेंगे, कम लेंगे मतलब मैं दे दिया, और मेरा एक्सपेंस बन गया। व्हाट हैपेंड, ये सोच लीजिए। अब उनसे बात हुआ था कि भाई देखिए आपको हम 10% कमीशन भी देंगे। 10% मतलब क्या? 16,000 का 10% कितना जी? 1,600। मेरे लिए क्या एक्सपेंस है, श्याम को देना है, तो श्याम को कैश में तो नहीं देना है, उनके अकाउंट को कम कर देना है, एडजस्ट कर देना है, और मेरे लिए क्या एक्सपेंस है। क्या बोलेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू श्याम, डैश देके बोलेंगे कमीशन, ये कितना? 1,600, और श्याम अकाउंट को क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट कमीशन 1,600। हो गया भाई, यही तो ट्रांजैक्शन था हमारा। मान लिया जाए क्लोजिंग स्टॉक, मान लिया जाए नहीं है, जो भी माल था सब बेच दिया, ऐसा नहीं हो सकता, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा कोई जरूरी तो है नहीं, जो माल था सब बेच दिया, हो गया। देखिए मेरे यहाँ यही 5 ट्रांजैक्शन है,
अकाउंट से लाया उसकी अकाउंटिंग कर दी। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर दीजिए। देखिए भाई, ये आपकी 16,000, बोलिए 10 × 11 12,500, 12,500 13 300। बताइए ये 3,500 रुपया क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये पटना वाला माल बेच करके हमें साल भर में 3,500 रुपया एक्स्ट्रा फंड जनरेट हुआ, मतलब मैंने कमाया। और ट्रांसफर टू कहां जाएगा, पीएल। फोटो बनाइए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पीएल अकाउंट तो बनेगा, उस पीएल में इसको ट्रांसफर कर देंगे कि देखो भाई, देखो परचेज, तुम्हारा जो परचेज है ना, उसी में से हमने 10,000 का माल भेज करके देखो 3,500 रुपया पटना से भी कमा लिए। क्या बोलेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या, पीएल अकाउंट प्रॉफिट। ये पीएल मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पीएल अकाउंट है, उसको जाकर के क्रेडिट कर देंगे। इसलिए ये देखें ना, ये ट्रेडिंग से भी बंद हो सकता है। टू परचेज कर दिए ना, तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी लिख सकते हैं, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, भाई इतना माल हम भेजे हुए थे, अब परचेज वही डेबिट में। अब बताइए, ये जो हमारे यहाँ देखिए, इनके यहाँ बैलेंस है ना 16,000, बोलिए 6 1 7,000 8,100 9 7,900। ये पैसा इनके यहाँ मेरा डेबिट बैलेंस चल रहा है, माने क्या, 7,900 रुपया मुझे इनसे लेना है। क्या बोलेंगे, बोला पैसा दे दिया बाय बैंक, फाइनल सेटलमेंट, फाइनल हो गया, चैप्टर कंप्लीट। बोलिए, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए भाई। No, sir. बताइए, ये चैप्टर कितने हैं, 5 से 6 ट्रांजेक्शन का ये चैप्टर है। दूसरा बात है, ये पार्ट अकाउंटिंग है, फुल अकाउंटिंग नहीं है। पिक्चर मन में क्लियर रहना चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल है, नॉर्मल अकाउंटिंग होती है, हम इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग कर रहे हैं। और हमारी लेजर अकाउंट तो वही खुलेगी जो कंप्लीट पोस्टिंग होगा, जो लेजर अकाउंट में इनकम्प्लीट होगा वो तो हम लोग नहीं खोल पाएंगे। हाँ, उसको दिखाने के लिए बोलेगा तो दिखा सकते हैं, क्या बोल के, एक्सट्रैक्ट बोल करके, नहीं बताए थे, यहीं पर बोलता है कैश अकाउंट हमको दिखाओ, भाई कैश अकाउंट कंप्लीट तो नहीं दिखा सकते हैं, हम एक्सट्रैक्ट बोल करके दिखा सकते हैं। आप बताइए, ये तो हुआ राम के बुक्स में, ये किसके बुक्स में है, ये हमारे राम के बुक्स में है। बताइए श्याम के बुक्स में क्या होगा, तो श्याम के बुक्स में तो मात्र 4 एंट्री होगा। माल आया, कोई एंट्री नहीं, हमने माल बेचा, बोला हाँ एंट्री होगा। यदि आपके को ये बुक्स ऑफ श्याम आ जाएगी, तो श्याम के यहाँ तो एक ही अकाउंट होगा, राम अकाउंट। ये राम कौन है, तो कंसाइनर है। क्या हुआ, माल बेचा, श्याम के यहाँ व्हाट हैपेंड, कैश बैंक बैलेंस बढ़ गई, बाय बैंक सेल है हमारा, और ये राम को क्रेडिट कर लेगा, बोलेगा आप क्रेडिटर बन जाओ, तो 1,000 रुपया दे चुका है, इसके यहाँ ट्रांजेक्शन तो हुआ, इफेक्ट हुआ, क्या होगा, डेबिट टू बैंक एडवांस 6,000। क्या होगा, 500 एक्सपेंस किया, तो कैश तो कम हो गया बैंक, राम को क्या करेगा, डेबिट, मेरा एक्सपेंडिचर तो है नहीं, श्याम के बुक्स में, श्याम बोलेगा मेरा एक्सपेंस तो है नहीं, राम अकाउंट डेबिट
वो बैंक एक्सपेंस कितना, 500। बोलेगा 1600 मेरा कमीशन है, तो मेरा तो इनकम बनेगा, क्या बोलेंगे, राम अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट 1600, ये कमीशन बाय राम 1600 हो गया। और बैलेंस पैसा जो उनको है वो दे देंगे, फाइनल सेटलमेंट, बैंक फाइनल सेटलमेंट 7900, ये अकाउंट बंद हो गया। और ये कमीशन इनका इनकम है, ट्रांसफर टू पीएल, कमीशन अकाउंट डेबिट और पीएल अकाउंट क्रेडिट, ये इनका इनकम है, पीएल में क्रेडिट हो गया। यही तो 4-5 ट्रांजेक्शन की है हमारी चैप्टर। बोलिए क्या इशू है। बोलिए क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि कंसाइनमेंट का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आई होप कि दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्री बोलिएगा, तो जर्नल एंट्री वही हम आपको बता दिए, ऊपर जर्नल एंट्री आपको बोलेगा तो लिख देंगे हम, ये यही प्रॉब्लम है, IP1 है, और ऊपर लिख दीजिए हाँ जर्नल एंट्री, बोलिए यह है बुक्स ऑफ राम। ये राम का बुक्स है, वही IP1 को हम नीचे बना दी, सॉल्व कर दिए हैं, वही है ये। जर्नल एंट्री ऊपर देखिए, ऊपर आप पढ़िएगा, दोनों का जर्नल एंट्री देखिए, देखिए हैं आप लोग की चले गए, सर यही है। यही है। यस सर। अनुष्का, Yes, sir. हाँ प्रेजेंट रहो, प्रेजेंट रहो। Yes, sir. ओके, आलोक यस सर। है ना क्लास में। यस सर, क्लास ही में। चलिए ठीक है, ठीक है, गुड। कोई प्रॉब्लम है जर्नल एंट्री में, कोई अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम है। नो सर। ओके, देखिए देखिए ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स रिटर्न रिवर्स ऑफ अबव, expenses incurred by consigner, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कोई एडवांस यदि उसको मिला तो आया तो कैश, बैंक, BR अकाउंट डेबिट, कभी कभी बिल ही एक्सेप्ट करवा लेते हैं, किससे, कंसाइनिंग से, और वो बिल को हम अपना बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं, कौन, कंसाइनर, उसे भी पैसा आ जाता है। और जब ड्यू डेट आ गया तब तक तो माल उधर बिक ही गया होगा, किसके यहाँ, कंसाइनी के यहाँ, तो कंसाइनी पैसा दे दिया, उसमें से उतना पैसा कम उसको भेजेगा, तो कभी कभी बिल रिसीवेबल भी हो जाता है, डेबिट, कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, फॉर डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग करा लेंगे तो पढ़े ही है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, the above discount account is closed by transfer to PL। हाँ ये भी ध्यान रहे, ये जो डिस्काउंट अकाउंट है ये तो एक्सपेंस है हमारा, लेकिन ये कंसाइनमेंट में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो पैसे का अरेंजमेंट आपने किया, ये पैसे को तो जनरल बिजनेस में हम लोग यूज कर रहे हैं, ये डिस्काउंट जो एक्सपेंस है ये हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में तो नहीं जाना चाहिए, ये जनरल PL में हम लोग नॉर्मल बिजनेस के PL में ले जाते हैं। आइए, ऑन कंसाइनी रिपोर्टिंग सेल्स, जितना सेल का हमें खबर दिया, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, मीनिंग समझते जाइए सबका। एंट्री, एक बात बताइए, आप लोगों को एंट्री का याद करने की जरूरत पड़ रही है क्या, आप लोगों से पूछ रहे हैं, एंट्री को मेमोराइज करने की जरूरत पड़ती है,
नो सर, ऐसा समझ में आ जाता है, ऐसी माइंड में रह जाता है। एसेट लायबिलिटी, क्या डेटर, क्या क्रेडिटर बना, ऐसे समझ। हमेशा ट्रांजेक्शन को देखने के बाद यही विचार मन में आना चाहिए, ये नहीं अरे इसका जर्नल एंट्री हमने क्या देखा था गलत। ऐसा आता है ना तो मुझे बताइए, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कंसाइनी ने मेरा माल बेचा, हमको समझ में आ गया ये पैसा मुझे कंसाइनी से लेना है, कंसाइनी को डेटर बनाएंगे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, और ये मेरा इनकम है, कौन, उस एक्टिविटी का इनकम है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब कभी भी अभी भी बोलते हैं आपको एंट्री याद करने की जरूरत पड़ जाए तो मुझे बताइए, हम आपको समझाने की कोशिश करें। और एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय कंसाइनी, क्या बोलेंगे, हमारा भाई बिजनेस का इस एक्टिविटी का खर्चा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी क्रेडिट, माने कंसाइनी जो डेटर था वो डेटर क्या हो गया, कम हो गया, अब मुझे कम पैसा मिलेगा, तो समझिए मैं तो दे दिया, देने के बराबर है। वही बात कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, क्लोजिंग स्टॉक, यदि कुछ रह गया क्या बोलेंगे, ये मेरा एसेट है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि देखिए तो इसी माल में से तो रहेगा ना, इसी माल में से तो क्लोजिंग रहेगा, क्या बोलेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, और यहां पर क्रेडिट। कंसाइनमेंट स्टॉक का कौन बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, अगले साल ओपनिंग होगा, ओपनिंग फिर क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि अगले साल तो फिर से ये माल हमें कंसाइनमेंट के डेबिट में दिखना चाहिए, क्योंकि अगले साल तो इस माल का हिसाब हमें फिर लेना है पटना से, अगले साल तो फिर यहाँ पर डेबिट में ओपनिंग स्टॉक दिखेगा। हो गया फाइनल सेटलमेंट विथ कंसाइनी, वो जैसा भी होगा अकॉर्डिंगली एंट्री हम लोग कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर देखिए बैलेंस ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक एंड कंसाइनी अकाउंट इज शोन ऑन द बैलेंस शीट। सही बात है भाई, कंसाइनी मुझे अभी पैसा नहीं दिया है तो उसका भी बैलेंस अभी चलेगा, एसेट के रूप में चलेगा, लायबिलिटी को एसेट के रूप में चलेगा। और ये एंट्री देख रहे हैं लास्ट में, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज या ट्रेडिंग, आप इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए कंसाइनी के घर में फॉर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी नो एंट्री, रिटर्न का नो एंट्री, एडवांस दिया कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक बीपी। अरे समझाने की जरूरत है तो मुझे बताइए, यदि इफ यू फील क्लैरिफिकेशन टेल मी। और पेमेंट ऑफ एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का खर्चा कंसाइनी ने दिया, क्या बोलेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट, आइए अब क्या हो गया, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक फॉर सेल ऑफ गुड्स, हमने उनका माल बेचा तो मेरे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं यदि मैंने क्रेडिट में बेचा तो डेटर अकाउंट डेबिट, टू कंसाइनर अकाउंट, क्योंकि ये पैसा मेरा इनकम नहीं है, ये पैसा तो मुझे कंसाइनर को देना है, इसलिए हमने कंसाइनर को क्रेडिट कर दिया। फॉर कमीशन अर्न बाय हिम, जितना मेरा कमीशन बना हमारी इनकम है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और फाइनल सेटलमेंट जो है वो है हमारा। क्या जर्नल एंट्री यहां लिखने की जरूरत है,
आप लोग जर्नल एंट्री कर लेंगे ना? यस सर। नीचे में देखिए एक प्रॉब्लम हम आपको बना भी दिए हैं, थोड़ा सा ये सॉल्व किया हुआ है, इसको देख लीजिए घर में। जर्नल एंट्री करना है तो आप उसको कर लीजिए, हम कर देंगे अगले दिन। बेसिकली ये चैप्टर कंप्लीट है। अब हमारा कुछ कुछ बातें, कुछ स्पेशल बात होगा, जैसे कमीशन निकालने की बात होगी, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आप कितना करेंगे, कैसे करेंगे। पटना में स्टॉक पड़ा हुआ है ना, मान लिया जाए 20% माल पड़ा हुआ है, हम 10,000 का माल भेजे थे, 20% माल पड़ा हुआ है, तो क्या 2,000 रुपया का माल पड़ा हुआ है, तो क्या 2,000 कॉस्ट तो होगा नहीं, हमको भेजने में खर्चा लगा था, उसका भी जो प्रोपोर्शन है वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक के कॉस्ट में जाएगा। क्योंकि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आप पढ़े हैं कि माल जिस वक्त जहां पर है वहां तक का सारा कॉस्ट जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो जाना चाहिए। पर ये सब कुछ कुछ बातें जो है ना, एक दो बातें, रास्ते में कोई लॉस हो गया, माल का चोरी हो गई, तो उसका भी तो इफेक्ट आएगा, क्या करेंगे। कहने का अर्थ हुआ अब कुछ जनरल मैंने स्पेशल नेचर की बात इसमें करेंगे, ये ट्रांजेक्शन हो तो क्या करेंगे। अभी जो पढ़ा है ये जनरल था, लेकिन अब जो होगा वो क्या होगा, मे और मे नोट। यदि लॉस होता है तो, यदि माल अनसोल्ड बचता है तो, यदि एक्स्ट्रा कुछ कमीशन देते हैं तो, कहने का अर्थ ये सब सब्जेक्ट टू कंडीशन हमारी, हम इस पर डिस्कस करेंगे कल। अब अभी तक में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछिए। एनी क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके, हमारे लोग ये फेसबुक पर भी है लाइव, और ये हमारे कुछ 11-12 वाले हैं, उन लोगों को सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये तो हम पढ़ा रहे हैं आपको। जो सीए फाउंडेशन है ये सब आपको मिलेगा, आपको 11 नहीं तो 12 में है, कहीं ना कहीं तो है आपके यहाँ सिलेबस में। यदि 11 में नहीं है तो 12 में होगा, आप दोनों मिला करके सीए फाउंडेशन में है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको चैप्टर है ही। ठीक है, चलिए तो मैं क्लोज करूँ आज यहीं पर। यस सर। ओके, घर में इसको पूरा हम इसको अभी आपको शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं इसको, हम नोट्स को, आप इसको देखिए घर में, हैं। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक डाउट था। बोलिए 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 बोलिए। सर कुछ दिन पहले सर ये परसों को सर मैं वो करा था, बीआरएस प्रैक्टिस करा था। तो हाँ, बीआरएस में सर ये मैं था ना आईसीआई के भी क्वेश्चंस करा था। तो सर अगर क्वेश्चन आता है तो ये एडजस्टेड कैश बुक बनानी जरूरी होती है कि अगर मेंशन नहीं है तो? नहीं 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 नहीं, नो नीड। एडजस्टेड कैश बुक तो हमने आपको प्रैक्टिकल में बता दिया कि आपको बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन आपके हैं जो अनरिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्ड करके फाइनल बैलेंस आना चाहिए, उससे बैलेंस शीट बनती है। आपके बैलेंस शीट में जो कैसे बैंक जाएगा वो कौन सा जाएगा, क्या बीआरएस बनाने के पहले वाला बैंक बैलेंस? नहीं, बीआरएस बनाने के बाद आपको जो ट्रांजैक्शन रह जाएगा, जिनका अभी तक बुक्स में एंट्री नहीं हुआ, वो करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो करेक्ट कैश बुक बैलेंस है, और वो हमारी रिफ्लेक्ट होती है बैलेंस शीट में। तो प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। एज फार एज एग्जामिनेशन क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, it will be prepared only when the question specifically mentioned, नहीं तो नहीं बनेगा। सर ये सर जैसे मैं एग्जामिनेशन का ना क्वेश्चन देख रहा था प्रैक्टिस करने के लिए आईसीआई की वेबसाइट से। तो सर कुछ क्वेश्चन में था कि आंसर में उन्होंने बिना बताया नहीं था कि बनाना है, पर उन्होंने आंसर में दिया हुआ था। कुछ में जब कहा तो उस कुछ में नहीं भी दिया, तो ये कंपलसरी नहीं होगा ना फिर? कंपल्सरी नहीं होगा, ये कंपल्सरी नहीं है बनाना। एग्जामिनेशन क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, उसमें कंपल्सरी बनाना नहीं होता है। हाँ, ओके। कभी आता है कि एडजस्टेड कैश बुक बना करके बीआरएस बनाओ, ये भी बोल सकता है, तो जैसा है वैसा बनाइएगा, लेकिन कंपल्सरी नहीं होता है।
यस सर, यही डाउट था मेरे को ना सर, नहीं। कंफ्यूजन हो रही थी। नहीं, कंपल्सरी नहीं होता है, कंपल्सरी। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।